नमस्कार दोस्तों। रूस के कजान शहर में हुई ब्रिक्स समिट दुनिया की 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। हम ये बात सभी बखूबी जानते हैं। और जून 2006 में, जी हाँ 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। और शुरुआत में सिर्फ ब्राज़ील, रूस, भारत और चाइना, केवल 4 देश इसके मेंबर थे। और 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसका हिस्सा बन गया। जी हाँ, और उसके बाद लगातार मैक्सिमम जो देश हैं, खास तौर पे हमारा पड़ोसी देश, जी हाँ पाकिस्तान, लगातार प्रयास कर रहा है कि ये इस संगठन में जुड़ जाए, मतलब कि हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाए। वो अलग बात है कि इसको ज़्यादा तवज्जो मिल नहीं पा रही है, इसको ज़्यादा फुटेज मिल नहीं पा रही है। इस वीडियो के अंत में पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, जी हाँ, जो रूस के शहर कजान में आखिरकार कंडक्ट हुआ था, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है दोस्तों इंडिया और चाइना के बीच में जो तपिश बनी हुई थी। जी हाँ, जो ज्वालामुखी का उद्गार लगातार समय समय पर उठ रहा था, जी हाँ वो उद्गार, वो ज्वालामुखी अब समाप्त होता हुआ दिख रहा है। जी हम कह सकते हैं गलवान घाटी के बारे में। सो गाइस, आपको याद होगा कि साल 2020 में 15 जून की रात, जी हाँ 16 जून, लगातार भारतीय और चीनी सेना के बीच में गलवान घाटी पर, जी हाँ जो एलएसी स्थान है, ध्यान रखिएगा, एलएसी इंडिया और चाइना के मध्य स्थित है, एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। तो ये इंडिया और चाइना का जो स्थान है आपका एलएसी, यहाँ पर हम सबके बीच में एक हिंसक झड़प हुई थी। और भारत की तरफ से इस झड़प में एक कमांडर समेत 20 सैनिक हमारे शहीद हुए थे। हालांकि चीन के कितने सैनिक मारे गए हैं, इस बात की पुष्टि ऑफिशियल डाटा चीन ने शेयर नहीं किया, जबकि हमने शेयर कर दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो हमारी हिंसक थी, उसके बाद 4 साल तक लगातार हमने ज़्यादा जो भी है चाइना के साथ में संबंध अपने रखना बंद कर दिया था। बस काम से काम, क्योंकि व्यापार हमारा वहीं से चल रहा है, मतलब कि हम उसको व्यापार दे रहे हैं, वो हमको सामान दे रहा है मेड इन चाइना। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दिवाली। जी हाँ, दिवाली में जो मैक्सिमम चीज़ें यूज़ करते हैं, जी हाँ बच्चों के खिलौने से लेकर के हम कह सकते हैं कि दिवाली के जितने भी आइटम होते हैं सब मेड इन चाइना होते हैं। हमारी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, बट इसका अर्थ दोस्तों ये नहीं कि हर बार हम ही झुकेंगे। जी हाँ, गलती ना हो तब भी हम झुकेंगे। और ध्यान रखिएगा, जंगलों में हमेशा सबसे ज़्यादा पेड़ वही कटते हैं जो सबसे ज़्यादा सीधे होते हैं, तो ज़्यादा सीधा बनना भी अच्छी बात नहीं है। सो गाइस, यहाँ तक हमने समझा। 2020 से लेकर के अब तक हम दोनों के बीच में मतभेद बन रखे थे, बातचीत हम खास कर नहीं पा रहे थे, लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे ही कंडक्ट हुआ आपका रूस के अंदर, कजान शहर के अंदर, तो हमारे जो पुतिन जी हैं, आपको पता होगा पुतिन कौन है, जी हाँ रूस के राष्ट्रपति। तो इन्होंने हमारे बीच में एक मध्यस्थता करी, मतलब कि एक शांति वार्ता की टेबल के ऊपर हमको बैठा करके आखिरकार इस चीज़ का समाधान उनकी हेल्प से निकल चुका है अभी चंद घंटों पहले। दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ठीक है, जो मैं काफ़ी हद तक स्किप कर गया हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा सॉरी बोलूँगा। जो ब्रिक्स में ना अभी कुछ मेंबर और जुड़ चुके हैं, जैसे आपका इजिप्ट हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को भी इसमें जोड़ लिया गया है। अब वापस बात करता हूँ चीन के बारे में। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आम जनता को आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार लास्ट हमारी मुलाकात कब हुई थी। 2020 में जिस समय इसने गलवान घाटी पर आक्रमण किया था, हमला किया था, उस समय कोविड काफ़ी पीक पे था। और जो ब्रिक्स की जितने भी सम्मेलन थे वो सब कैंसिल कर दिए गए थे, ठीक है, वीडियो कॉल के माध्यम से करे गए थे उसको कंडक्ट। तो लास्ट ईयर हमने साल 2023 में साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद हमारी कोई बातचीत खास नहीं हो पाई। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ और समझनी है कि ब्रिक्स को लेकर के आखिरकार एक करेंसी की बात करी जा रही है, और जो राष्ट्रपति हैं, जो पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, उनके हाथ में एक करेंसी दिखाई दे रही है, जबकि इस करेंसी को लेकर के इस न्यूज़ को फेक बताया गया है। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि जो ब्रिक्स कंट्रियां हैं, जो संगठन है, ये सभी के सभी देश अपनी एक अलग से करेंसी लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो व्यापार होता है इन सब के बीच में वो होता है डॉलर के बीच में, ठीक है, डॉलर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी को एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग पांचों देश मिलकर के, अब जो अन्य देश यहाँ पे जुड़ रहे हैं उन सबको मिला करके भी अगर अपनी एक करेंसी सेपरेट लॉन्च कर दें और उस करेंसी को ही हम अपने व्यापार का, जी हाँ, आधार बना दें, और डॉलर को या फिर यूरो को हम कुछ टाइम के लिए दरकिनार कर दें, तो शायद जो हमारा लॉस है, जो हमको हानि होती है, वो बच जाए। लेकिन अगर हम डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दूसरी तरफ से जो अमेरिका देश है, जी हाँ, डॉलर को वहाँ पर चुनौती मिल सकती है, शायद वो देश हमसे खफा हो सकता है।
अब आप सभी के लिए मेरा एक छोटा सा सवाल ये है, जी हाँ, या तो हम दूसरे देश को खुश रखें या फिर अपना ये नुकसान हर साल कई करोड़ों का सहते रहें। कौन सा कदम उचित है? जी हाँ, विचार करके आप मुझे कमेंट चाहो तो कर दीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पूरे वर्ल्ड का 43% जनसंख्या जो है इन्हीं 5 देशों के पास है। जी हाँ, तो फिर और कहीं ना कहीं वर्ल्ड की जीडीपी का 20 से लेकर के 23% यही 5 कंट्री प्रोवाइड करती है। 20 से 23% के आसपास। तो एक अलग करेंसी तो हमारी बनती है ना, इतना हक तो हम रखते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिक्स देश हैं, ठीक है, ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये सभी देश, तमाम देश आपके विकासशील देश हैं, अभी विकसित नहीं हुए हैं, लेकिन विकसित होने की तरफ ये लगातार अग्रसर हो रहे हैं और एक दूसरे का सपोर्ट हमको चाहिए होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ सी ऐसे देश को अपने साथ जोड़ लें जो केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहे। एज फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान को अगर यहाँ पर इस संगठन में ऐड कर लिया गया तो कहीं ना कहीं हमको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। सो गाइस, यहाँ पर अब बात करते हैं इंडिया और चाइना के बारे में। तो भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में एक स्थान आपका डेम चौक और एक है आपका डेप सॉन्ग, ये आपका मैदानी क्षेत्र है। और इन मैदानी क्षेत्रों में टकराव वाले जितने भी बिंदु थे, जितने भी पॉइंट बन रखे थे जहाँ से हमको काफ़ी खतरा था, उन सभी खतरे वाले स्थान से हमने अपने सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। लेकिन उतने ही सैनिक चाइना के भी वापस जा रहे हैं। और सूत्रों ने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच में पूर्वी लद्दाख में जो आपकी एलएसी रेखा है, मतलब कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास से सैनिकों की वापसी और जितनी भी गश्ती थी, जी हाँ, जितनी भी पेट्रोलिंग हो रही थी, उन सबको लेकर के भी एक समझौता हुआ है जो 4 साल से अधिक समय से जारी गतिरोध को, जी हाँ, समाप्त करने की दिशा में एक बड़ी सफलता हुआ हमको देता हुआ दिख रहा है। 4 साल से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि शांति बने रहे बने रहे बने रहे, लेकिन फाइनली जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ उसने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम उठा दिया। कह सकते हैं कि जो पुतिन जी है ना, उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया, दोनों की दोस्ती आपस में करवा दी। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच में जहां पर हैवी संघर्ष हुआ था, जी हाँ, वहाँ से भी सैनिक अब पीछे की तरफ हटने लगे हैं, समझौते स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। और 29 अक्टूबर, जी हाँ, 3 दिन बाद सभी सैनिक यहाँ से पूरी तरह से हट जाएंगे। जो हमारा पहले समझौता हुआ था, जी हाँ, बॉर्डर को लेकर के, एलएसी को लेकर के, वही हालात बनने वाले हैं। मतलब कि शांति यहाँ पर स्थापित अब होने वाली है। जो 2020 में 15 जून से पहले स्थिति थी, सब कुछ चंगा सी, वही अब चंगा दोबारा से होता हुआ 29 अक्टूबर के बाद हमको दिखने वाला है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो हालात पहले ठीक ठाक बने हुए थे गलवान घाटी के अंदर, वही हालात जल्द से जल्द बन जाएं। जी हाँ, किसी के भी मन में परिवर्तन ना आए, खासतौर पर चाइना के अंदर। जी हाँ, कोई भी खुरापाती ना सूझे। सो गाइस, पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान के बारे में हम न्यूज़ पढ़ रहे होंगे। जी हाँ, आप भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार ब्रिक्स में एंट्री करने के लिए काफ़ी उछल कूद कर रहा है, काफ़ी उतावला हो रहा है। वे चीन के जरिए सिफारिश लगा रहा है, जी हाँ, चीन के जरिए। हालांकि इस बार उसे सफलता नहीं मिली। और ब्रिक्स का सदस्य बनने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, समझेंगे इस बात को। जी हाँ, और ये चाइना लगातार जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, आपने देखा होगा कुछ समय पहले, जी हाँ, कुछ आर्म्स, कुछ डिफेंस के जो आइटम होते हैं वो चाइना ने पाकिस्तान को पहुंचाए थे। सो गैस, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पड़ोसी पड़ोसी को नहीं संभाल पाता आपस में, खटास वहाँ तक आ जाती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, सोचिए खटास किस लेवल तक पहुँच जाती है रिश्तों की। बात करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि भारत से संबंध में थोड़े सा हमारी जो संबंध आपस में खटास पड़े हुए हैं वो ठीक हो जाएगी। आपको पता होगा नवाज शरीफ ने भी कुछ समय पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे मैं साफ बोलूँगा कि दोस्ती और आतंकवाद का रिश्ता एक साथ नहीं पल सकता, नहीं थम सकता, नहीं बन सकता। या तो आप आतंकवाद को देख लो या फिर आप दोस्ती का रिश्ता हमसे निभाओ। लेकिन दोस्ती का हाथ इसने एक बार नहीं, जी हाँ, आज़ादी के बाद कितनी बार बढ़ाया और हर बार हमारे सीने पर या फिर हमारी पीठ पर इसने खंजर भोंका है। पाकिस्तान की ज़रूरत है कि वे भारत से रिश्ते सुधारे, सबसे पहली बात तो ये। और ये प्रयास अगर करेगा पूरे मन से, पूरे तन से, पूरी ईमानदारी से, तो शायद हम भी कदम पीछे नहीं हटाने वाले। जी हाँ, एक कदम आप बढ़ाओ, 2 कदम हम लोग बढ़ाएंगे। दोनों देश, ध्यान रखिएगा, सार्क और एससीओ में भी हैं, लेकिन ब्रिक्स का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है।
हम पाकिस्तान इंडिया सार्क के अंदर भी हैं और एससीओ के अंदर भी है, लेकिन जो पाकिस्तान रेफरेंस लगा रहा है वो ब्रिक्स के संगठन के माध्यम से हमारे ऊपर लगा रहा है कि भैया मुझे रख लो, मुझे रख लो। और पाकिस्तान इस संगठन का इस्तेमाल भारत के साथ रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे जो करीबी पड़ोसी होता है वही हमारे काफ़ी अधिक करीबी होता है। अगर जड़ में रहने वाला पड़ोसी अगर हमारे हल्का सा भी खिलाफ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों ध्यान रखिएगा, इमरजेंसी के तौर पर, जी हाँ, हम किससे हेल्प मांगेंगे, ये आपने भी देखा होगा अपने पड़ोस में, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पर सेकंड सबसे बड़ी वजह यह है पाकिस्तान का ब्रिक्स में आने का, वो है सभी का समर्थन। मतलब कि वैश्विक व्यापार में अगर हम बात करें तो जो ब्रिक्स की हिस्सेदारी है, अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले मैं डिस्कस किया था, 20 से 22% है पूरे वर्ल्ड का। तो पाकिस्तान को व्यापार करने के लिए मजबूत देश चाहिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए, जी हाँ, इस देश के अंदर उसको अपने उद्यम स्थापित करने हैं, उद्योग की स्थापना करनी है, तो कहीं ना कहीं, जी हाँ, उसके देश का विकास होगा। अन्य जो देश हैं ब्रिक्स के, सभी देश कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे इस कंट्री के अंदर, ये इसका फ़ायदा है। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसकी छवि थोड़ी ठीक हो सकती है, छवि में सुधार आ सकता है। मतलब पाकिस्तान एक लंबे वक्त से अस्थिरता का दौर देख रहा है, हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पे आर्मी पूरा राज कर रही है, और इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि काफ़ी धूमिल हो चुकी है, उसको काफ़ी धक्का लगा है। और विदेशी निवेश ना के बराबर है इस कंट्री के अंदर, ध्यान रखिएगा। और ब्रिक्स के साथ साथ जुड़ करके उसे अपनी छवि सुधारने और वैश्विक स्तर पर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी, जी हाँ, माधवीपुरी बुर्ज को लेकर के, आपको पता होगा किस तरह से आखिरकार शेयर मार्केट के अंदर स्कैम किया गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। उससे भी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की भी छवि ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उस कंपनी को राइट नहीं है किसी दूसरे देश में जा करके वो अपना इंटरफेयर कर सके, उसने बस रिपोर्ट जारी कर दी और ये रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर प्रकाशित हुई है। और हमारे उद्योग में जो अदर कंट्री थी, हमारे देश में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से अब थोड़ा डरने लगी है। और इसको लेकर के अब तक केंद्र सरकार ने कोई जांच नहीं करी, कोई एक्शन खास नहीं लिया है। जी हाँ, वापस आता हूँ टॉपिक की तरफ। ये आखिरकार पाकिस्तान को चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा कौन से होने वाला है, और चौथी सबसे बड़ी वजह है आर्थिक सहयोग। एक्चुअली पाकिस्तान का काम ना कर्ज की रकम से चल रहा है। जी हाँ, कभी इससे कर्ज लिया, कभी उससे कर्ज लिया, और अपनी अर्थव्यवस्था को ये किसी तरह से टिकाने में खास सफल नहीं हो पा रहा है। 2023 और 24 में ना इसके अगर हम ग्रोथ रेट के बारे में बात करें तो इसकी ग्रोथ केवल 2% रही है। मतलब कि कुल जीडीपी के मुकाबले कर्ज इसके ऊपर करीब 75% हो चुका है। और ब्रिक्स का साथी बनने से पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी को, जी हाँ, बूस्ट करने में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, मदद मिलने वाली है। अभी दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी इंसान से कर्ज लेते हो और वो इंसान आपको कितनी बार हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा कर्ज देने वाला भी ये देखता है कि आखिरकार इसका इनकम सोर्स क्या है। अगर किसी के पास इनकमिंग नहीं है ना तो कोई आपको कर्ज देगा नहीं, जिसका आप साफ साफ एग्जांपल देख सकते हो बैंक वालों के पास जा करके। ध्यान रखिए, अगर आपकी अर्निंग सोर्स नहीं तो बैंक आपको लोन नहीं देने वाला। अगर आप गिरवी के तौर पर अपने गोल्ड, अपनी प्रॉपर्टी नहीं रखने वाले हो तो तब कुछ भी लोन वो नहीं देगा, उसको चाहिए सिक्योरिटी। सोचिए, तो वैसे यहाँ भी होता है। मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि कर्ज की जो सहूलत है ना, जो बेनिफिट देता है ब्रिक्स देश, बाकी किसी में नहीं है। एक्चुअली पाकिस्तान ने आईएमएफ से कई बार हेल्प ली है, मतलब कि आईएमएफ के लोन ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा करके रखा हुआ है। लेकिन इस लोन के साथ में काफ़ी सारी कंडीशंस होती है, काफ़ी सारी शर्त होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। बट जो ब्रिक्स का खुद का एक बैंक है जिसे बोलते हैं एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, जी हाँ, ये कम कंडीशन पर, कम इंटरेस्ट पर कर्ज देता है अपने तमाम देशों को। मतलब कि किसी भी देश पर कोई भी परेशानी आएगी तो उस परेशानी से उबरने के लिए एनडीबी बैंक से हम हेल्प ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। सो गैस, ये है इसके 5 फ़ायदे पाकिस्तान के। अगर एक बार ये ब्रिक्स के अंदर आ गया ना तो सबसे ज़्यादा जो उद्धार होगा वो केवल पाकिस्तान का ही होगा। सो गैस, आपको क्या लगता है कि चीन और पाकिस्तान मिल करके कोई खेला कर सकते हैं हमारे साथ, या फिर दोस्तों ठीक है यार, आने दो, पड़ोसी देश है।
अपने परसेप्शंस के आधार पर वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। और आपको क्या लगता है कि वास्तविक रूप से, जी हाँ, जो चाइना लगातार अपनी सेनाएं वापस कर रहा है, जी हाँ, जो भी बंकर बनाए गए थे वो बंकर को भी ध्यान रखिएगा, अब डिस्ट्रॉय करा जा रहा है तरीके से। मतलब कि जो पूरा मैदानी एरिया है वो मैदान बिल्कुल साफ दिखना चाहिए, दूर दूर से हम लोग अपनी पेट्रोलिंग कर सकें। जी हाँ, दूरबीन से हम देख सकें कि कहाँ पे कौन सी गतिविधियाँ हो रही है। 2020 में 15 जून को दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने आक्रमण किया था उससे पहले हमको इंटेल मिल चुकी थी कि यहाँ पर कुछ इनवैलिड एक्टिविटी हो रही है। इंडिया के सैनिकों ने पेट्रोलिंग करी और इस बात की पुष्टि करी कि सब कुछ ठीक है। ये करी थी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। लेकिन कुछ घंटे बाद ही वहाँ पर हमला हो गया। या तो पेट्रोलिंग वीक थी, या फिर कोविड के समय हम आम जनता बहुत परेशान थी, तो शायद हमको परेशानी और ना बढ़े, एक हमको तक कलम थमा दिया गया था। या फिर दोस्तों ये सभी एक सोची समझी साजिश थी। इसको लेकर के फिलहाल मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करने वाला हूँ, बट एक पीएम की स्टेटमेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है पूरे भारत के लिए। उस समय उन्होंने बोला कि हाँ सब सही है, लेकिन चंद घंटों बाद हमला होता है और यही पीएम वहाँ पर सांत्वना व्यक्त करते हैं और वहाँ पर 20 शहीद जवानों को और एक कमांडो को देते हैं श्रद्धांजलि। जी हाँ, अपने ट्विटर के माध्यम से। सो गाइस, भारत की राजनीति का स्तर थोड़ा सा खराब पे खराब होते जा रहा है, जहाँ तक मुझको लगता है। बाकी आपके विचार हैं, आप स्वतंत्र हैं। मिलता हूं जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।